हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में समझा था। आज के इस नए वीडियो में हम उत्तर मुगल काल जो 1760 से 1857 की क्रांति तक चलता है, इसको समझने वाले हैं। कहां से हमारे प्रश्न उठाए जाते हैं और इसको समझते समझते साथ में इसको याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों, उत्तर मुगल काल को समझने से पहले हम कुछ मध्यकालीन इतिहास में जो शक्तिशाली शासक रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बाबर, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चलता है। ये सबसे पहला मुगल शासक होता है बाबर, जिसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। फिर अगले शासक के रूप में दोस्तों हुमायूं आते हैं, जिनका कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक चलता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे अकबर, जिनको हम क्या कहते हैं, अनपढ़ शासक बोलते हैं, है ना। तो इसका कार्यकाल क्या 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। फिर इसी का लड़का जहांगीर, है ना, बाबर का लड़का हुमायूं होता है, हुमायूं का अकबर और अकबर का लड़का जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से जानते हैं। इसका कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा शाहजहां। कौन आता है दोस्तों? अगले शासक के रूप में शाहजहां आते हैं, और ये क्या, इनका कार्यकाल 1627 से 1657 तक रहता है। और कैसे ताजमहल का निर्माण करते हैं ना, तो इसको मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल रहता है 1657 से 1760 तक। और यहीं पे आपको एक डेट याद रखनी होगी, 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर जो इनके वंशज होते हैं, ये उत्तर मुगल काल में हम इसको समझने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, प्रारंभिक मुगल शासकों के बारे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले शासक के रूप में कौन आता है? बाबर, जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 रहता है। फिर हुमायूं आते हैं 1530 से 1556 ईस्वी तक। फिर अगले आते हैं अकबर, जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 रहता है। और जहांगीर, जिसका कार्यकाल 1605 से 1627 तक रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों शाहजहां, इनका कार्यकाल 1627 से 1657 तक रहता है। फिर अगले शासक के रूप में कौन आते हैं? शक्तिशाली शासक के रूप में औरंगजेब। और औरंगजेब का कार्यकाल 1657 से 1707 रहता है। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर स्टार्ट होता है उत्तर मुगल काल। मतलब ये शासक जो थे ये अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी अपेक्षा ये क्या कम शक्तिशाली होते हैं, यानी इन्हीं के वंशज के रूप में ये आते हैं निकल करके। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद कर लीजिए। कई सारे दोस्त हमारे ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हो कि बाहों में आजा सनम अब। तो दोस्तों, बा से क्या हो गया? बाबर हो गया, हा से हुमायूं हो गया, आजा से अकबर, जा से जहांगीर हो गया, और सनम से शाहजहां हो गया, आ से औरंगजेब हो गया, और वहां से क्या हो गया दोस्तों? तो बहादुर शाह हो गया। अब इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जहांगीर को किसके नाम से जाना जाता है? सलीम के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है, और उत्तर मुगल काल 1707 ईस्वी से 1857 की क्रांति तक चलता है। तो उत्तर मुगल काल में दोस्तों सबसे पहले शासक आते हैं बहादुर शाह, जो किसके पुत्र होते हैं? यह औरंगजेब का पुत्र होता है, जिसका कार्यकाल 1707 से लेकर के 12 तक चलता है। और इसको शाहे-बेखबर की उपाधि मिली हुई होती है। और किसके द्वारा दी जाती है? तो ये सफी खां के द्वारा दी जाती है। ये शाहे-बेखबर की उपाधि किसने दी? सफी खां के द्वारा इसको शाहे-बेखबर की उपाधि प्रदान की जाती है। फिर अगले शासक के रूप में आते हैं जहांदार शाह, जिनका कार्यकाल 12 से लेकर के 13 तक, यानी 1 वर्ष का कार्यकाल इनका रहता है। किनका? जहांदार शाह का। और इसको लंपट मूर्ख के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है? तो जहांदार शाह को जाना जाता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो 1712 से 13 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनको उपाधि है लंपट मूर्ख, किसकी? जहांदार शाह की।
जहांदार साहब। फिर अगले शासक के रूप में दोस्तों आते हैं फर्रुखसियर, और यही फर्रुखसियर है ना फरमान देते हैं अंग्रेजों को। तो फर्रुखसियर का कार्यकाल 1713 से 1719 रहता है, और इनको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में, है ना। तो घृणित कायर किसकी उपाधि है? तो फर्रुखसियर। और लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? तो हमारे जहांदार साहब को। और घृणित कायर किसको कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। दोस्तों आप इसको याद तीन करके डिवाइड करके इसको याद कीजिएगा। तो पहले शासक के रूप में कौन रहे? बहादुर शाह रहे। फिर दूसरे कौन आते हैं? जहांदार शाह आते हैं। बहादुर शाह का कार्यकाल 1707 से लेकर के 12 तक होता है, और जहांदार शाह का कार्यकाल 1712 से 13 रहता है। बहादुर शाह को हम साहिब-ए-खबर के नाम से जानते हैं। इसको उपाधि प्रदान होती है, किसने दी? सफी खां के द्वारा इसको उपाधि दी जाती है। जबकि लंपट मूर्ख के नाम से हम किसको? जहांदार शाह को जानते हैं। और घृणित कायर के नाम से किसको जानते हैं? तो फर्रुखसियर को जाना जाता है भारतीय इतिहास में। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा अच्छे से। फिर अगले शासक के रूप में आते हैं रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। ठीक है, तो आप तीन को अलग इनको याद कीजिएगा और इन दो को एक साथ याद कीजिएगा, तो आप लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। तो रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात, इनका कार्यकाल 1700, छोटा सा कार्यकाल है इनका, 1719 से 1719 में ये रहते हैं। फिर अगले शासक के रूप में आते हैं मोहम्मद शाह। कौन आते हैं दोस्तों? मोहम्मद शाह अगले शासक के रूप में आते हैं, और इनका कार्यकाल 1719 से 1748 तक रहता है, और इन्हीं को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? आप ये चीजों को याद रखिएगा। क्वेश्चन अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं कि साहिब-ए-खबर की उपाधि किसको प्रदान है ना। तो बहादुर शाह किसने दी? तो सफी खां के द्वारा दी। इनका कार्यकाल कितना रहता? लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? तो ये हमारा जहांदार शाह को कहा जाता है। और घृणित कायर किसको कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। फिर ये दो शासक आते हैं जिनका कार्यकाल बहुत कम रहता है, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। इनका कार्यकाल 1719 से 1719 में ये भी हट जाते हैं। 1719 मतलब अगले शासक के रूप में कौन? एक ही साल में इन दोनों का कार्यकाल हो जाता है। मोहम्मद शाह, इनका कार्यकाल दोस्तों 1719 से 1748 रहता है, और इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। फिर अगले शासक के रूप में आते हैं दोस्तों अहमद शाह। कौन आते हैं? अहमद शाह। इनका कार्यकाल दोस्तों 1748 से 1754 रहता है। मतलब 1748 से 1754 तक की घटना जो भी हुई भारत में, वो अहमद शाह के समय हुई। 1719 से 1748 में जो भी घटना हुई भारत में, वो किनके समय हुई? तो मोहम्मद शाह के समय हुई। क्लियर दोस्तों? फिर अगले शासक के रूप में आते हैं आलमगीर। कौन आते हैं दोस्तों? आलमगीर आते हैं। आलमगीर द्वितीय, इनका कार्यकाल 1754 से 1758 रहता है। फिर नेक्स्ट शासक के रूप में आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1758 से 1806 रहता है। फिर इनका कार्यकाल निपट जाने के पश्चात दोस्तों अकबर द्वितीय आते हैं, और अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से लेकर के 1837 रहता है। और लास्ट शासक के रूप में बहादुर शाह द्वितीय हमें देखने को मिलती हैं। कौन मिलते हैं दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय। इनका कार्यकाल 1837 से 1857 रहता है, और इन्हीं को जफर यानी बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जाना जाता है। प्रथम को नहीं। ठीक है दोस्तों? प्रथम को किसके द्वारा? साहिब-ए-खबर की उपाधि प्रदान किसने दी? सफी खां ने दी। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए हम इसको याद करने को कैसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि इन तीन को साथ में याद रखिएगा। बहादुर शाह कार्यकाल 1707 है ना, 1707 से 12 तक किसकी उपाधि? साहिब-ए-खबर। किसने दी? सफी खां ने दी। फिर अगले आते हैं जहांदार शाह। इनका कार्यकाल 1712 से 13 तक। काहे इनको कौन से नाम से जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। किसको? जहांदार शाह को। घृणित कायर के नाम से किसको जाना जाता है? तो फर्रुखसियर के द्वारा फर्रुखसियर को जाना जाता है घृणित कायर के रूप में। ठीक है दोस्तों? फिर आते हैं हमारे
रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात। तो इनका कार्यकाल बहुत छोटा होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 5 याद हो गए होंगे, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों मोहम्मद शाह, अहमद शाह, यानी मोहम्मद अहमद। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अहमद। तो मोहम्मद शाह और अहमद शाह, इनका कार्यकाल दोस्तों देखिए 12 से 13 इसका चला, फिर 13 से 19 इसका चलता है, यानी इसका 5 वर्ष का रहा, इसका 1 वर्ष का रहा और इसका क्या 6 वर्ष का रहा, है ना। फिर 1 वर्ष में ये दोनों निपट जाते हैं। और फिर क्या इनका कार्यकाल थोड़ा ध्यान देना होगा, 19 से 48 तक इनका चलता है और 48 से 54 तक इनका चलता है, किसका, अहमद शाह का। तो आप इसको याद रखिएगा मोहम्मद अहमद के नाम से। क्लियर। फिर आते हैं दोस्तों आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय कार्यकाल 54 से 58 चलता है ना, 4 वर्ष का शासक के रूप में आते हैं सामने। 58 से 6 इनका चलता है, मतलब 1758 से 1806 इनका लंबा कार्यकाल होता है ना, शाह आलम द्वितीय का। तो इसको आशा अब करके याद रख सकते हो, आ सा अब, है ना। तो आशा अब मतलब आलमगीर द्वितीय और सा से शाह आलम द्वितीय। आ से क्या अकबर और बा से क्या बहादुर शाह द्वितीय, जिनका कार्यकाल आप कब से कब तक का रहता दोस्तों, तो 1837 से 1857 तक रहता है। और 1857 क्रांति के पश्चात जो मुगल वंश जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो शासक होते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट रूप से अपने शासन को नहीं चला पाते हैं, इनकी शक्तियां क्या कमजोर हो जाती हैं। फिर मुगल वंश टूटने लगता है, मोहम्मद शाह के बाद मुगल वंश टूटने लगता है और कुछ क्षेत्र बाहर निकल आते हैं। तो मुगल वंश टूटने के पश्चात कुछ क्षेत्र बाहर निकल जाते हैं, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, है ना, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया। तो अवध के नवाब के रूप में सादत खां होते हैं, बंगाल मुर्शीद कुली खां बसाते हैं उसको, है ना, इसके मुर्शीद कुली खां क्या होते हैं, इसके नवाब होते हैं। और हैदराबाद की क्या होते हैं दोस्तों, वो चिनकिलीज खां होते हैं। हैदराबाद के शासक चिनकिलीज खां हो जाता है। ये जो क्षेत्र है ये मुगल शासन से बाहर हो जाता है ना, मुगल वंश जैसे टूट जाता है तो ये क्षेत्र उससे बाहर निकल जाता है, ये अपना अपना क्या क्षेत्र बना लेते हैं। तो अवध सादत खां, है ना, और बंगाल के नवाब कौन होते हैं, मुर्शीद कुली खां उस समय होते हैं। और हैदराबाद के चिनकिलीज खां होते हैं। और कर्नाटक के कौन होते हैं दोस्तों, तो सदुद्दौला खां होते हैं। अब ये प्रारंभिक मुगल काल आपको समझ में आया, उत्तर मुगल काल आपको समझ में आ गया, है ना, और कैसे कैसे ये क्षेत्र अलग होते हैं, उनके शासक कौन कौन से होते हैं उसको हमने समझाया, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम एक बार इसको इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करने वाले हैं, है ना। तो प्रारंभिक मुगल शासक कौन होते हैं, बाहुमे आजा सनम, है ना, बाबर, हुमायूं और हमारे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, है ना, औरंगजेब, कब से कब तक का इनका कार्यकाल रहता है। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद हम जब नोट कर लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो छप जाती है। क्लियर। और उत्तर मुगल शासक मुगल काल क्या होता है, इसमें दोस्तों बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, आप इन 3 को एक साथ याद कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से हमारे ये चीज शुरू के 3-4, है ना। तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, फिर हमारे आ जाते हैं रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, है ना, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर आशा अब, है ना, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अब से मतलब और अकबर द्वितीय, और बा से बहादुर शाह द्वितीय। चलिए दोस्तों अब इन जो शासक रहे हैं इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है, उसको हम समझने वाले हैं। तो इधर के पोर्शन को मैं रफ कर देता हूं, जिससे हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन कौन सी घटनाएं इनके समय में हुई हैं। तो दोस्तों पहला शासक कौन होता है उत्तर मुगल काल में, तो बहादुर शाह होते हैं, जिनका कार्यकाल 1707 से 12 तक चलता है। बहादुर शाह, इनके कार्यकाल की बात करें तो 1707 से 12 तक चलता है। इसके बचपन का नाम
मुअज्जम होता है। इसी के समय दोस्तों हमें दो युद्ध देखने को मिलते हैं, जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। तो बचपन का नाम, बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम मुअज्जम होता है, मुअज्जम होता है। और इसी समय दोस्तों हमें दो युद्ध देखने को मिलते हैं, जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध। जजाऊ का युद्ध दोस्तों ये अपने भाई, किसके साथ दोस्तों, जजाऊ का युद्ध ये अपने भाई आजम के साथ में लड़ता है, आजम के साथ। और बीजापुर का युद्ध दोस्तों ये काम बख्श के साथ में लड़ता है, काम बख्श के साथ। और इसी समय दोस्तों सहिष्णु शासन चलता है, सहिष्णु शासन। और दोस्तों तुम्हें आपको पता होगा कि बहादुर शाह को कौन सी उपाधि प्रदान है, तो साहिब-ए-खबर। और किसके द्वारा दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाती है साहिब-ए-खबर की उपाधि, तो हमारे शफी खां के द्वारा इसको साहिब-ए-खबर की उपाधि दी जाती है। तो उपाधि की बात करें तो कौन सी है दोस्तों, उपाधि इसके पास कौन सी है दोस्तों, तो साहिब-ए-खबर, साहिब-ए-खबर। और किसके द्वारा दी जाती है, तो शफी खां के द्वारा दी जाती है, शफी खां। तो बचपन का नाम दोस्तों इसका क्या है, मुअज्जम। पहला शासक कौन है, बहादुर शाह। इसका कार्यकाल 1707 से 12 चलता है। बचपन का नाम इसका मुअज्जम है। दो युद्ध देखने को मिलते हैं इसी समय, जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। जजाऊ का युद्ध अपने भाई आजम के साथ में लड़ता है, बीजापुर का युद्ध ये काम बख्श के साथ में लड़ता है। और सहिष्णु शासन इसी समय लागू होता है। और इसे कौन सी उपाधि प्रदान है दोस्तों, तो साहिब-ए-खबर। किसके द्वारा दी गई, तो शफी खां के द्वारा इसको साहिब-ए-खबर की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अगले शासक के रूप में कौन आते हैं, बहादुर शाह तो हो गया, इसके बारे में हमने समझ लिया। इसके समय कौन कौन से बातें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगला है दोस्तों जहांदार शाह, जहांदार शाह। इसका कार्यकाल दोस्तों रहता है 1712 से 13, है ना, एक साल का इसका कार्यकाल रहता है। और इसे लंपट मूर्ख की उपाधि, इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। जहांदार शाह जो होता है दोस्तों ये बहुत कमजोर शासक होता है, कमजोर शासक होता है। जुल्फिकार खां वजीर के सहयोग से ही अपना शासन चलाता है। किसके द्वारा, इसका एक वजीर होता है जुल्फिकार खां। कौन होते हैं दोस्तों, जुल्फिकार खां के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। तो उसी के सहयोग से क्या शासन चलता है। इसके वजीर का नाम है जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां वजीर होता है। इसी के सहयोग से क्या ये अपना शासन चलाता है, ठीक है। और 1 साल का इसका शासन रहता है। और इसके बारे में सुना जाता है कि ये लाल कुबरी नामक वेश्या के कारण ये चर्चित भी रहता है ना। तो ये लाल कुबरी नामक वेश्या के संपर्क में रहता है, इसी वजह से बहुत ज्यादा कमजोर शासक रहा और वजीर इसके शासक को चलाता रहा। वजीर का नाम जुल्फिकार खां, है ना, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। किसके संपर्क में रहता है, तो एक वेश्या के संपर्क में रहता है जिसका नाम लाल कुबरी नामक वेश्या के साथ में ये रहता है, संपर्क में रहता है। और इसी को क्या लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये लाल कुबरी नामक वेश्या के संपर्क में रहता है, इसलिए सबसे कमजोर शासक रहता है। तो यहाँ से दोस्तों हमें बस 2-3 बातें याद रखनी है। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को, कमजोर शासक होता है। वजीर कौन, जुल्फिकार खां के सहयोग से ये अपना शासन चलाते हैं और लाल कुबरी नामक वेश्या के संपर्क में रहते हैं, है ना। फिर सैयद बंधुओं के सहयोग से
मतलब सैयद बंधु क्या करते हैं, जहांदार साहब को निपटा दिया जाता है ना, मतलब इनका खात्मा कर दिया जाता है। फिर अगले शासक के रूप में फर्रुखसियर को बिठाया जाता है। किसको दोस्तों, तो सैयद बंधुओं के द्वारा अगले शासक कौन बनाया जाता है, फर्रुखसियर बनाया जाता है। अगला शासक फर्रुखसियर बनाया जाता है, फर्रुखसियर बनाया जाता है। अब समझते हैं दोस्तों उस फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर तो दोस्तों फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं के द्वारा शासक के रूप में लाया जाता है। और वो सैयद बंधु कौन कौन होते हैं, तो पहला अब्दुल्ला खान, दूसरा सैयद बंधु। सैयद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सैयद बंधु कौन कौन होते हैं, दो भाई होते हैं ये, ठीक है, जिनका नाम होता है अब्दुल्ला खान और दूसरा भाई होता है दोस्तों हुसैन खान। इनके द्वारा फर्रुखसियर को शासन में बिठा दिया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका फर्रुखसियर अंग्रेजों का शाही फरमान देता है। अंग्रेजों को क्या करता है, शाही फरमान देता है। फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को शाही फरमान दिया जाता है, शाही फरमान दिया जाता है। और ये कब देते हैं दोस्तों, तो 1717 ईस्वी में। तो शाही फरमान किसके द्वारा दिया जाता है, फर्रुखसियर के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, अंग्रेजों को दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो 1717 ईस्वी में इसको दिया जाता है। किसको, तो शाही फरमान को। और सैयद बंधु कौन, अब्दुल्ला खां, हुसैन खां होते हैं। और ये फर्रुखसियर के समय की घटनाएं हम समझ रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने बहादुर साहब, जहांदार साहब को समझा, अब फर्रुखसियर को, है ना। फिर अगला है दोस्तों जो राजा जय सिंह थे। कौन दोस्तों, राजा जय सिंह को ये सवाई की उपाधि देता है। कौन, फर्रुखसियर। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों, तो फर्रुखसियर के द्वारा राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी जाती है। और इसी के समय दोस्तों ये क्या करता है, 1716 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को ये फांसी दे देता है ना। तो 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी देता है, इसी के द्वारा फांसी दे दी जाती है। किसके द्वारा, तो दोस्तों फर्रुखसियर के द्वारा। फिर अगले शासक के रूप में दोस्तों रफीउद्दर्जात। इससे हमें बस 2-3 पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। सैयद बंधु कौन होते हैं, तो अब्दुल्ला खां, हुसैन खां। फर्रुखसियर समय अंग्रेजों को शाही फरमान कौन देता है, तो फर्रुखसियर देता है। कब देता है, 1717 ईस्वी में देता है। और जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, तो फर्रुखसियर ने दी। और बंदा बहादुर को फांसी की सजा कौन देता है और कब देता है, तो फर्रुखसियर देता है और 1716 ईस्वी को देता है ना। तो 2-3 पॉइंट इसको याद रख लेने हैं, आप नोट जरूर कीजिएगा। फिर अगले हैं दोस्तों हमारे रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला। इन्हीं को दोस्तों अब बाद में क्या होता है, ये जो सैयद बंधु होते हैं ये भी क्या फर्रुखसियर का साथ छोड़ के अगले शासक के रूप में रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात को बना देते हैं, है ना। तो सैयद बंधु के सहयोग से क्या ये शासक बनते हैं, सहयोग से शासक बनते हैं। कौन, तो रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात। ये अच्छा शासन नहीं चला पाते हैं, तो इनका शासन जो है वो 1719 में फिनिश हो जाता है ना। फिर आते हैं दोस्तों मोहम्मद शाह। कौन आते हैं,
मोहम्मद शाह आते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो मोहम्मद शाह को समझेंगे। अब दोस्तों अगला शासक कौन होता है? मोहम्मद शाह। कौन होते हैं दोस्तों? मोहम्मद शाह। इनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों 1719 से 1748 तक होता है। 1719 से 1748। इनको दोस्तों रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है, रंगीला बादशाह। और ये सबसे पहले शासक बनते हैं तो क्या करते हैं? सैयद बंधुओं का पतन कर देते हैं, है ना। तो सैयद बंधुओं का पतन, मतलब उनको निपटा देते हैं। ये थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं शासन में। कैसे? जैसे ये शासन में आते हैं मोहम्मद शाह, तो थोड़ा ये दिमाग लगाते हैं कि जहांदार साहब को निपटा के सैयद बंधु किसको बिठाते हैं? तो फर्रुखसियर को बिठाते हैं। किसको बिठाते हैं दोस्तों? फर्रुखसियर को। फिर फर्रुखसियर को निपटा के रफीउद्दौला रफीउद्दर्जात को बिठाते हैं। फिर इनको निपटा के ये हम सोचते हैं कि हमें बिठाया, मतलब मोहम्मद शाह को बिठाया, है ना। तो हो सकता है ये हमें निपटा के किसी और को बिठा दे, है ना। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? सैयद बंधु को ही निपटा देते हैं, है ना। तो सैयद बंधुओं को पतन कौन करता है? मोहम्मद शाह के द्वारा किया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, सैयद बंधु कौन कौन? अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, है ना। तो सैयद बंधुओं का पतन होता है। और दोस्तों मोहम्मद शाह के ही समय नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। और कब करता है? 1739 ईस्वी को। कब करता है दोस्तों? नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी को। और ये नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन, तख्ते हाउस, कोहिनूर हीरा आदि चीजें साथ में ले चला जाता है ना। तो क्या क्या ले जाता है दोस्तों? नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, किसके समय? मोहम्मद शाह के समय। और क्या क्या चीजें ले जाता है? तो मयूर सिंहासन। और यह मयूर सिंहासन जो होता है ये शाहजहां के द्वारा निर्मित होता है, मतलब शाहजहां के द्वारा बनवाया जाता है। किसने बनवाया था इसको? शाहजहां के द्वारा बनवाया जाता है ये मयूर सिंहासन। और लेके कौन जाता है? तो नादिर शाह लेकर चला जाता है। आक्रमण करता है 1739 में। मयूर सिंहासन के साथ साथ तख्त हाउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ में ले जाता है। कौन? तो नादिर शाह। और नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। तो इसको किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो नादिर शाह को जाना जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम मोहम्मद शाह से हमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। सैयद बंधुओं का पतन किसने किया? मोहम्मद शाह ने किया। और नादिर शाह ने आक्रमण किसके शासन में किया, है ना? तो मोहम्मद शाह के समय किया, है ना। और क्या क्या ले जाता है? तो नादिर शाह आक्रमण 1739 में करता है। तो मयूर सिंहासन, तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा भारत से अपने साथ में ले चला जाता है। तो और ईरान का नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो नादिर शाह को जाना जाता है। बस इतना याद रखना है इसमें। फिर अगले शासक के रूप में दोस्तों आते हैं अहमद शाह। कौन आते हैं? अहमद शाह। इनका कार्यकाल दोस्तों रहता है 1748 से 1754 रहता है। और इसी के समय दोस्तों हमें पहला अब्दाली आक्रमण होता है भारत में। इसी के समय पहला अब्दाली आक्रमण होता है। पहला अब्दाली आक्रमण होता है कब होता है? 1748 में होता है। किसके समय दोस्तों? तो अहमद शाह के समय। एक ही घटना होती है, पहला अब्दाली आक्रमण होता है। और कब होता है? तो 1748 ईस्वी में। किसके समय? तो अहमद शाह के समय। अगले शासक के रूप में दोस्तों कौन आता है? आलमगीर जी आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? आलमगीर द्वितीय। इनका कार्यकाल
आपको पता होगा आसाब है ना, इसी क्रम में चलेंगे। तो आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1758 तक रहता है, 1754 से 58 तक रहता है। इसके समय मात्र एक ही घटना होती है जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी। कब होता है दोस्तों? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन होते हैं? तो कौन होते हैं दोस्तों? आलमगीर द्वितीय होते हैं, है ना। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 ईस्वी को होता है। फिर अगले शासक के रूप में दोस्तों आते हैं हमारे शाह आलम द्वितीय। कौन आते हैं? शाह आलम द्वितीय। और इनका कार्यकाल दोस्तों रहता है 58 से 1806, 1758 से 1806। अब शाह आलम द्वितीय समय में 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इसी समय क्या शाह आलम द्वितीय के समय एक समय में 2 शासक होते हैं। एक समय में 2 शासक, एक साइड में होते हैं दोस्तों अंग्रेज और दूसरी साइड में होते हैं शाह आलम द्वितीय। तो इस समय क्या अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में सबसे ज्यादा होता है, तो 2 शासक हो जाते हैं। एक साइड में अंग्रेज होते हैं और दूसरे साइड में क्या आलमगीर द्वितीय होते हैं। रुपया का आदान प्रदान है, रुपया संबंधी जितनी भी कार्य होते हैं वो किस अंग्रेजों के पास में होते हैं, अधिकार होते हैं रुपया संबंधी, है ना। और विकास संबंधी अधिकार इसके शाह आलम द्वितीय के पास में होते हैं, है ना। तो एक समय में 2 शासक, किसके समय रहा शासन, किसके समय रहा? शाह आलम द्वितीय के समय में रहता है। एक समय में 2 शासक, एक साइड में कौन? अंग्रेज, एक साइड में शाह आलम रहते हैं। फिर अगले दोस्तों इसी के समय में पानीपत का 3rd युद्ध देखने को मिलता है। पानीपत का तीसरा युद्ध। और कब होता है पानीपत का तीसरा युद्ध? तो 1761 में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, है ना। तो दोस्तों 2 बातें याद रखनी, एक समय में 2 शासक, किसके समय? शाह आलम द्वितीय एक समय। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761। किसके समय होता है? शाह आलम द्वितीय के समय होता है। उस समय मुगल शासक कौन होता है? तो मुगल बादशाह कौन होता है? शाह आलम द्वितीय होते हैं। तो पानीपत का 3rd युद्ध हो गया। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपको इसी समय हमें देखने को मिलता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, और ये बक्सर का युद्ध जो होता है ये 1764 ईस्वी को होता है। कब होता है? बक्सर का युद्ध। यानी एक साइड में क्या त्रिगुट सेना होती है, एक साइड में क्या अंग्रेज होते हैं। आने वाली वीडियो में जो बंगाल विजय आएगी उसमें हम विस्तार से पढ़ाएंगे आपको पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधियां कैसे कैसे होती हैं, विस्तार से समझने वाले हैं। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी को होता है। और इलाहाबाद की संधि भी इसी समय हमें देखने को मिलती है, इलाहाबाद की संधि। और ये होती कब है? इसके 1 साल बाद, यानी 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। क्लियर दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि के बाद इसी समय 1803 ईस्वी में लॉर्ड मैकल के समय शाह आलम अंग्रेज का संरक्षण कर लेते हैं, है ना। तो कौन? लॉर्ड मैकल, लॉर्ड लेक, सॉरी। तो 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के प्रयास में शाह आलम अंग्रेज का संरक्षण कर लेते हैं। शाह आलम द्वितीय जो होते हैं ये अंग्रेजों का संरक्षण कर लेते हैं, अंग्रेजों का संरक्षण में चले जाते हैं, आप कर लेते हैं। तो 2-3 पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। आलमगीर के समय पे क्या कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 1757 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय के समय 2 शासन होते हैं। और हमें बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, है ना, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, पानीपत का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, और ये तुम्हारा क्या 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के प्रयास में ये शाह आलम द्वितीय जो होते हैं ये अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं। तो समझ सकते हो दोस्तों आपकी कितना सरल इतिहास पढ़ना, है ना। आप इसको टेबलर फॉर्म में पढ़िएगा, लंबे समय से चीजें याद रखने की कोशिश कीजिएगा, घटनाएं एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करो, आप तभी इतिहास
लंबे समय तक याद कर पाओगे, है ना। फिर अगले शासक के रूप में दोस्तों आते हैं हमारे अकबर द्वितीय। कौन आते हैं दोस्तों? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, इनका कार्यकाल दोस्तों रहता है 1806 से 1837 तक। 1806 से 1837 तक। अकबर द्वितीय किस राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि देते हैं। यहां से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो अकबर के समय राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई, को राजा की उपाधि दी गई। पर किसने दी दोस्तों? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि चलिए इसको एक बार याद कर लेते हैं। अकबर प्लासी का युद्ध किसके समय होता है? आलमगीर द्वितीय के समय होता है। और बाद में तो शाह आलम आते हैं, इनके समय पानीपत बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधियां होती हैं। और अकबर द्वितीय के समय में क्या राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है, अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है ना। किसको? राजा राम मोहन राय। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप। तो फिर अगले शासक के रूप में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। कौन आते हैं? बहादुर शाह द्वितीय। मैं इसको रफ कर देता हूं। अगले शासक के रूप में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इनका कार्यकाल 1837 से 1857 तक रहता है। इनको दोस्तों जफर के नाम, बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को। और बहादुर शाह द्वितीय के समय 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती है। और बहादुर शाह द्वितीय जो होते हैं ये रंगून भेज दिए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, और रंगून में भेज दिया जाता है। और 1862 ईस्वी में इनका क्या निधन हो जाता है, यानी क्या इनका भी पतन हो जाता है। और बाद में अब क्या मुगल शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है। क्या हो चुका था दोस्तों? मुगल शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया एक नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ मुगल शासन पूर्ण रूप से भारत में समाप्त हो गया। अब जो भारत जो है वो बाद में क्या ब्रिटिशों के संरक्षण में चला जाता है। तो ये था हमारा दोस्तों 1707 से 1857 तक का समय, है ना। कैसे मुगल शासक कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो विक्टोरिया द्वारा कब एक्सेप्ट कर लिया जाता है? महारानी विक्टोरिया द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1 नवंबर 1858 को, है ना, कि मुगल शासक पूर्ण रूप से भारत में समाप्त हो गया है। अब बाद में जो होता है भारत जो होता है वो ब्रिटिशों के संरक्षण में चला जाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।